और हम करेंगे पहले वो 10 क्वेश्चन पूरे करने थे ना अपने को, 10 क्वेश्चन पूरा करके फिर चैप्टर वाइज आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर 1 को कंप्लीट करके चैप्टर 2 पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट करते रहेंगे अभी से लेके बोर्ड तक। चलो तो बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सुनोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन के आप आंसर देखोगे, जितनी बार उन कॉन्सेप्ट को बार 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 रिवाइज करोगे, उतना बेसिक और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बोर्ड के क्वेश्चन होंगे उनमें दिमाग लगा पाओगे। अच्छा आपको पता है, जहां क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे दूसरा बच्चा तुरंत सॉल्व कर देता है कि अच्छा इसने ये दे रखा है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। ये सब कैसे होता है भाई? ये सब होता है बच्चे की प्रैक्टिस की वजह से, और जो कि मैं आपकी करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लाइव क्लास में आ रहे हो, मैं आपकी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा भाई, है ना। मैंने ठान रखा है भाई साहब, दिन रात बच्चों को पढ़ाना है, दिन रात पढ़ाएंगे। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इजी सा स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ प्रिया। तो इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं जल्दी से वो ले लूँ जरा, पेन पेन लेते ही हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर कुछ बच्चों ने तो पढ़ते ही कर दिया होगा, जल्दी से देखना स्टार्ट कर दो भाई कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग A1 और मेटल रिंग 2 लाइंग इन द सेम प्लेन वेयर द करंट I इज इंक्रीजिंग स्टेडली। मैंने एक क्वेश्चन क्लास में ही करवा रखा है बच्चों को कि इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, इस टाइप का डायग्राम दे देते हैं, वो कहते हैं कि करंट जो है वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट या फिर डिक्रीज करेगा। सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं इस सेम चीज को बना देता हूँ बच्चों नोट में जाके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आंसर समझ में आ जाएगा, इजी पार्ट है। चलो भाई साहब, भैया नोट में चल रहे हैं हम। नोट कहाँ है, नोट कहाँ है? नोट ये रहा, छुप जा भाई। तो हमने बोला भैया क्वेश्चन था आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है, और इस टाइप के फेमस क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी करवा देता हूँ, आप आगे से इजीली याद रहेगा। क्वेश्चन क्या था कि रानी, वो क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे करके एक करंट कैरिंग वायर था, जो कि करंट है, इस केस में इंक्रीजिंग लिख रखा था, है ना। क्वेश्चन जो है करंट इंक्रीज था, इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे 2 रिंग दे रखे थे, ऊपर में एक रिंग और नीचे में एक रिंग। इस रिंग को उन्होंने 1 कहा है, इस रिंग को उन्होंने 2 कहा है, और आपसे पूछना चाहते हैं बताओ ये जो रिंग 1 और 2 है, इसमें किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होंगे। ये पीवाईक्यू ही है बच्चों। तो इस टाइप में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जैसे करंट मैंने कह रखा है इंक्रीजिंग है, या तो वो कह देंगे करंट इंक्रीज कर रहा है, मैंने बच्चों को क्लास में करवा रखा है ये, या तो करंट जो है वो कांस्टेंट बोलेंगे वो आपको, है ना। और अगर या करंट कांस्टेंट ना बोल के तो लास्ट बोलेंगे करंट डिक्रीजिंग है। 3 ही मैक्सिमम केस बना सकते हैं। मैं एक चीज तो वैसे ही बता दे रहा हूँ, करंट कांस्टेंट बोल दे, इंडक्शन भी 0 हो जाता है, ईएमएफ 0 हो जाता है। बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लेंस लॉ की मदद से आप आंसर निकालते हो बच्चों। तो मैं चलो करके दिखा देता हूँ, इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी समझा दूंगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट हैंड की मदद से जो करंट कैरिंग वायर है, जो एरो लगा रखा है मैंने, ये वाला जो एरो लगा रखा है ये वाला, इसकी वजह से इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो। कैसे करोगे, अपने अपना राइट हैंड उठा लो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, और अपनी 4 फिंगर्स को देखो कैसे घूम रही है वो, ऊपर से बाहर की तरफ आ रही होंगी और फिर नीचे से अंदर की तरफ जाएंगी। मैं आपको यहाँ से बना के भी दिखा देता हूँ, अंगूठा बना के दिखा देता हूँ भाई। ये ऐसे करके हमने अंगूठा बना दिया, ये आपका हाथ था मान लो, और ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके गंदा सा बन गया क्या। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बना के दिखाता हूँ मैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कोई हंसेगा नहीं भाई साहब मेरे डायग्राम पे, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसे करके, ऐसे करके, तो देखो यहाँ से करंट इधर की तरफ जा रहा था, और आपकी उंगलियां जो है वो ऐसे करके बाहर आ रही है, और फिर यहाँ से अंदर की तरफ घूम रही होंगी, है ना। तो हम बोलेंगे ऊपर से बाहर की तरफ निकल के आ रही है, और नीचे से अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर वाले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ के लिए डॉट लगाते हैं, और नीचे वाले के लिए क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ है। तो हमको समझ में आया कि भैया ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब जैसे ही पहला काम तो ये हो गया, फर्स्ट काम था ये, फर्स्ट काम क्या है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो राइट हैंड की मदद से ऐसे करके आप डायरेक्शन पता कर लो मैग्नेटिक फील्ड का। फिर दूसरा काम है लेंस लो लगाना। पहला काम था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर दूसरा काम है लेंस लॉ लगाना। टीना, लेंस लॉ लगा दो बच्चा, लेंस लॉ के हिसाब से। आप एक काम करो भाई साहब, अगर किसी को ये आता है तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ,
क्लॉक वन में क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज और 2 में क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बाद में चेक करेंगे किसका आंसर सही आया। चलो भाई साहब जल्दी से, बाकी मैं समझा ही देता हूँ अगर भूल गए हो तो। लेंस लॉ की मदद से मैं कह रहा था यहाँ पे कैसे निकालते हैं। लेंस लॉ ने क्या कहा था कि वो हमेशा अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। अपोज मतलब कि अगर देखो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घट रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, सीधे सीधे याद रखना। अब मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन में कह रखा है करंट इंक्रीज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो लेंस लॉ के तहत वो अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में बना के, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। अब ऊपर वाले मैं कॉइल 1 के लिए कह रहा हूं, कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है तो ये अंदर की तरफ बनाएगा। कॉइल 1 जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की तरफ। तो कॉइल 1 ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाई तो फिर से राइट हैंड उठाओ और अंगूठे मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इस बार, ठीक है। अंगूठे को अंदर की तरफ कर दो क्योंकि उसने किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी? अंदर की तरफ। तो अंगूठे को क्या अंदर की तरफ चारों उंगलियों को ऐसे करके घुमाया। तो अगर आप ये देख रहे हो, मैं बना के दिखा देता हूँ छोटा सा डायग्राम। ये अंगूठा अंदर की तरफ किया मैंने और चारों उंगलियों जो है वो ऐसे घूम रही थी। रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये ऐसे करके घूम रही थी, ठीक है भाई। ऐसे करके घूम रही थी, ऐसे करके घूम रही थी, ऐसे करके घूम रही थी। ये अंगूठा है आपका, है ना, ऐसे करके। तो हमने बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाया उसने क्योंकि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही थी। ये अपोज करेगा, अंदर की तरफ बनाएगा। इसने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाया, ये घूम गया ऐसे करके। और ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले करंट में क्लॉकवाइज बनेगा और नीचे वाले में इसके बाद मैं चेक भी नहीं करूंगा, बिल्कुल से बता दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एक निकाल लिया तो दूसरा आप सीधे सीधे लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए बच्चों पहले में क्लॉकवाइज एंड दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स सी कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है पहले से ही। ओके, किसी ने दिया है? खुशी कुमारी ने पहला क्लॉकवाइज कहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कहा है और इकलौती खुशी कुमारी ने कहा है, तो खुशी कुमारी जीत गई। मुबारक हो भाई। समझ में आया ये वाला पार्ट? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन क्लास में भी करवा रखा है मैंने। पहला काम होता है कि जो वायर बिछा हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करो राइट हैंड की मदद से। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे करके करूंगा, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से बाहर आएगा, नीचे से अंदर की तरफ जाएगा। फिर लेंस लो लगा दो, करंट इंक्रीजिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा और डिक्रीजिंग होता तो सेम डायरेक्शन में। मैंने ये आपको करवा रखा है, मैं आपको हिंट भी देता हूँ। अगर करंट इंक्रीज हो रहा हो तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट डिक्रीज हो रहा हो तो सेम डायरेक्शन में बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा होता कि डिक्रीज कर रहा है, मैं क्वेश्चन लेके समझा ही देता हूँ आपको। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसी के आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया ना आपको। अब इस ट्रिक के हिसाब से मैं आपसे कहूँ कि वापस ये ले लो, एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट मैंने कह दिया आपको, जो आपको डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ना कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ऊपर में एक कॉइल रख दिया मैंने, ठीक है। तो बताओ इस कॉइल में, कॉइल 1 जो है उसमें इंडक्शन किधर की तरफ होगा? तो फिर से आप वही करोगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करोगे। राइट हैंड रखा, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही थी भैया, ऊपर से बाहर निकल रही थी तो आपने डॉट 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 बना दिया ऐसे करके, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के। अब ये देखा करो कि इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में बनाएगा, इंक्रीज कर रहा होता तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाता। अब मुझे दिख रहा है करंट डिक्रीजिंग का केस लिया मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रही थी? बाहर की तरफ। तो ये भी किधर बनाएगा? बाहर की तरफ। अगर यही इंक्रीजिंग होता तो बाहर की तरफ आ रही है तो अंदर की तरफ बनाता वो। समझ रहे हो? ऐसे करके करते हैं भाई साहब। तो इस बार की मैंने डिक्रीजिंग का केस लिया है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड थी वो बाहर की तरफ थी, आउटवर्ड थी। आउटवर्ड, पता है ना, आउटवर्ड को ऐसे करके डॉट करके दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो डिक्रीजिंग के केस में सेम डायरेक्शन में बनता है। मैंने ट्रिक बता रखा है बगल में ही आपको। तो ये जो कॉइल है 1, ये जो कॉइल है जिसको मैं पीला पीला कर दूंगा, ये जो कॉइल है ये वाला, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ बनाएगा तो फिर से राइट हैंड उठाओ, अंगूठे को करो अपनी तरफ, बाहर की तरफ, अपनी आंखों की तरफ ऐसे करके। जो चारों उंगलियां हैं वो ऐसे करके घूम जाएंगी, यानी कि चारों उंगलियां आपकी घूमेंगी उल्टे की दिशा में। जैसे कि ये मैंने अंगूठा लिया बाहर की तरफ, तो मेरी जो चारों उंगलियां हैं वो इधर की तरफ घूम रही हैं ऐसे करके। ऐसे करके देखोगे आप, उंगलियां इधर की तरफ घूम रही है ना, ऐसे करके। ये भाई साहब समझ लेना, गंदा सा हाथ बना मैंने। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों उंगलियां इधर की तरफ घूम रही है, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके करते हैं बच्चों। साहब बस सही निकाला, टीना ने सही बताया, नैना ने सही बताया, नेहा ने सही बताया, अर्शदीप ने बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों। ये छोटा सा ट्रिक है कि अगर करंट कांस्टेंट क्या रखा है तो 0 कर दो, कोई इंडक्शन नहीं होगा। इंक्रीज कर रहा हो तो डायरेक्शन देख लो, फिर उसका उल्टा बना दो, अपोज करेगा वो। और डिक्रीज कर रहा हो तो सेम डायरेक्शन में। समझ में आ गया सबको?
चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में भाई साहब। दूसरे क्वेश्चन में वेयर इज माय दूसरा क्वेश्चन। इसी का ए पार्ट खत्म हुआ, अब मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट कह रहा है बच्चों डिराइव एन एक्सप्रेशन, डेरिवेशन है ये, तो चलो कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। मैं आप सबका रिवीजन करवाना चाहता हूँ भाई साहब। देखो मैं चाहता हूँ आप सब 90 प्लस में आ जाओ। 92, 93, 94, 95, 96 नंबर चमके आपके बोर्ड में। डेरिवेशन, अच्छा इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती क्या? 95, 96, 97 नंबर आए आपके कम से कम। तो मैं कह रहा था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की बात कर रहे हैं वो। फॉर अ लॉन्ग एयर कोड सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड नंबर ऑफ टर्न एल। ये तो फॉर्मूला ही रटा होना चाहिए था बच्चों। इसका डेरिवेशन अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल फॉर्मूला आता है। कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि हम कर लेंगे? और किस कोई भी बच्चा ये कह दे कि करवा दो भैया तो मैं करवा दूंगा। कौन बच्चा कह रहा है कि ये वाला डेरिवेशन करके दिखाओ, जल्दी से बताओ। अगर आपने नहीं कर रखा है, नहीं सीख रखा है तो मुझसे करवा लो। अगर आपने कर रखा है तो इस लाइव क्लास के बाद एक बार करके जरूर देख लेना, सेल्फ इंडक्टेंस का भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी। ज्यादा कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। म्यू1 n1 n2 a डिवाइडेड बाई एल आता है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस में n1 n2 आता है क्योंकि दो कोइल होते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस में वही n1 n2 की जगह में n का स्क्वायर हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। आता है भैया, अर्शदीप को आता है भाई साहब, रानी ने कह दिया कर लेंगे कर लेंगे, नेहा ने कह दिया कर लेंगे, आता है, वेरी गुड। अविनाश आता है भैया, वेरी गुड। वेयर इज द बॉयज मैन, बताओ। लड़कों की आबादी कम हो गई भाई। लिनस लोयल करवा दो भैया। अदीबा यस कर लेंगे। एक बच्चे ने कहा है करवा दो। बाकी सब कर लेंगे, बाकी सब कर लेंगे, जल्दी बताओ। आता है कुणाल यादव, आता है, ये हुई ना बात। लिनस बच्चा अभी मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को आता है। आप लास्ट तक अगर रहो तो मुझे लास्ट में याद दिलाना, मैं आपको करवा दूंगा ये, ठीक है। क्लास के लास्ट में मैं ये वाला डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस याद दिला देना लिनस, ठीक है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टडी करंट I1 फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें I1 करंट जा रहा है। अनदर वायर कैरीज करंट I2 इन द सेम डायरेक्शन केप्ट क्लोजर एंड पैरेलल टू द फर्स्ट वायर। ओहो, ये डेरिवेशन इतना समझ में आ जाना चाहिए था भैया। दो पैरेलल वायर दे दिए, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, I1 I2, डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में, नहीं दिया क्या, आगे दे देंगे फिर। So with the help of diagram, how the magnetic field due to I1 exert a magnetic force on the second wire, write the expression for the। अच्छा सिर्फ राइट करने के लिए कह रहा है और शो करने के लिए कह रहा है कि इनके बीच में फोर्स जो होगा। अब सिंस डेरिवेशन नहीं है ये, इसको डिराइव मत कर देना। तो एक तो बच्चे ना क्या करते हैं, बोर्ड में मैंने बच्चों को सिली मिस्टेक करते हुए देखा है। जब भी मैं पेपर चेक कर रहा होता ना, खास करके प्री बोर्ड में या फिर प्री बोर्ड से पहले भी जब पेपर चेक कर रहे होते हम, इतना इरिटेशन करते हैं बच्चे। इस केस में ना आधी लाइन पढ़ते और दे डेरिवेशन चालू कर देते कि भैया दो पैरेलल केस का डेरिवेशन है, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला निकालना है। कहाँ बोला डिराइव, बताओ। क्वेश्चन देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। राइट करने के लिए कह रहा है, डिराइव करने के लिए नहीं बोला। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बकायदा कह रहा है डिराइव करो, डेरिवेशन करनी है आपको इसमें, और इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। बकायदा वर्ड पे जाया करो क्या पूछा गया है। मतलब 12th क्लास साइंस का स्टूडेंट है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना चाहिए ना। अब वो कह रहा है राइट, तो आप डिराइव करके आ रहे हो, और डिराइव तो राइट करके आ रहे हो, बताओ भाई। तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करनी। वो कह रहे हैं कि डायग्राम बना के देखो, पढ़ भी देता हूँ मैं। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट एक्सर्ट। डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो, बात खत्म। दो काम करने हैं इसमें, तो चलो कर देते हैं भाई साहब, है ना, आसान। डेरिवेशन वेरिवेशन तो नहीं है, आ जाओ। हम कहो कि इधर आ जाएंगे, नीचे करेंगे बच्चों। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का केस है ये, चैप्टर नंबर 4 का है ये। टू पैरेलल वायर, टू पैरेलल वायर, फॉर्मूला भी याद कर लिया करो। देखो अभी आप सुन रहे हो ना, तो मैं आपको समझाऊंगा, मतलब बताऊंगा, डायरेक्शन से बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जो बच्चे लाइव में नहीं आए उनको लगता है कि मस्ती कर रहे हैं भाई साहब, बताओ। दो पैरेलल वायर है बच्चों, दो पैरेलल वायर के दो ही केस होते हैं। कितने केस होते हैं, दो केस। पहला केस तो होता है करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक। और दूसरा केस होता है बच्चों करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम येलो नहीं व्हाइट कलर से करेंगे, व्हाइट कलर, ये रहा, ठीक है। पहले केस में जो है बच्चों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I1 और I2।
अलग-अलग करंट होते हैं। दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर में पहले वाले में करंट ऊपर जा रहा है तो दूसरे वाले में करंट नीचे आ रहा है। तो 2 केसेस हो सकते हैं, वो आपको केसेस बना के दे सकते हैं और क्वेश्चन में बाकायदा लिखा जाएगा सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे वो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक? तो आपको 2 बातें क्लियर होनी चाहिए, दोनों केस में फोर्स का फॉर्मूला सेम है। दोनों केस में फोर्स का फॉर्मूला बाकायदा सेम है टीना, कोई चेंज नहीं आता। प्रियांशु सर डू यू रिमेंबर मी? यू in the NEET 2000 EduZone and how the situation same batch preparing for JEE. Hello Priyanshu. Hello Priyanshu. Yes, I remember you. You have a good body. You had a good physique. I remember you man. आ जाओ। तो मैं कह रहा था प्रियांशु सुनो बच्चा, अभी पढ़ा लूं फिर बातें करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि सेम सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऐसा करके होता है बच्चों। तो सेम डायरेक्शन में मैं बता रहा था कि फॉर्मूला दोनों केस में सेम होता है, चाहे सेम डायरेक्शन का हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन का हो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नोट 2I1I2 टू, दो वायर है ना, तो 2I1I2। देखो ये तो पहले लिख लेना म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसको चेंज मत करना। कुछ बुकों ने इसको ऐसे लिख रखा है म्यू नॉट I1I2 और यहाँ पे 2 पाई लिख रखा है, तो भाई 2 को 4 से काट दिया उन लोगों ने, क्या दिक्कत है? यहाँ पे आता है L/D, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कुछ बुकों ने यहीं पे L/D लिख रखा है, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि मिनट अपॉन में 2 पाई की कोई वैल्यू नहीं होती, मिनट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होती है। मिनट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7। तो मैं बच्चों को कहता हूँ भाई 2 को 2 रहने दो ना, इस सीधे को हटा के इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसको सीधे हटाओ, 10 की पावर -7 लिखो। चलो मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल दूंगा भी, साथ में करेंगे, ठीक है? तो ऊपर वाला फॉर्मूला मत याद करना भाई, कोई फायदा नहीं है, फिर वरना बच्चे न्यूमेरिकल में फंस ही जाते हैं इसमें। बहुत सिली बात है लेकिन फंस जाते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, अंडर प्रेशर आके कोई भी फंस जाएगा भाई साहब। तो ये है फोर्स का फॉर्मूला जो कि दोनों वायर के केस में सेम लगता है, चाहे करंट सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्स का फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 L अपॉन में D। L मतलब है लेंथ ऑफ द वायर। मैं फिर से कह रहा हूं ये फोर्स का फॉर्मूला है। कई बार वो पूछ लेते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, जहां क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला होगा ना वहां पे लेंथ देंगे ही नहीं है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ में, मैं यहाँ पे इसको छोटा सा कर देता हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ में बच्चों फॉर्मूला होता है F/L का, स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को, यहाँ पे स्मॉल f लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल, फोर्स मतलब कैपिटल F और फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल f। दो ही पार्ट पूछे जाते हैं, या तो फोर्स पूछ रहा होगा या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा होगा। तो F/L निकालना है तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ऊपर वाले फोर्स को लेंथ से डिवाइड करोगे तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा और जो फॉर्मूला बनता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का स्मॉल f का, वो बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल f यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द फॉर्मूला इज 2। ये जो L है वो हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मिनट अपन में 4 पाई 2 सेम रहेगा, I1I2 रहेगा और अपॉन में L हो जाएगा। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है और ऊपर वाला सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला तो चलो भैया सेम रहेगा, तो ये सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्या अंतर है? बताओ मुझे क्या अंतर है, क्यों दिया है हुआ ये? तो बच्चों अगर करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? जल्दी बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई साहब। यहाँ पे बस डायरेक्शन का चेंज हो जाता है कि सेम डायरेक्शन में हो तो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक टाइम में अट्रैक्ट हो रहा होता है, एक टाइम रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जल्दी से बताओ कौन कर रहा है? एलेक्स हाई भैया, एलिसा दिस साइड, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यू आर व्हाट फॉरगिवन, कोई दिक्कत नहीं एलिसा। हेलो एलिसा। एलिसा बताओ बच्चा कि करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? पहले केस में अट्रैक्शन की रिपल्सन, दूसरे केस में अट्रैक्शन की रिपल्सन। चलो भाई बहुमत की सरकार करेंगे, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ किधर की तरफ क्या होगा? पहले सेम डायरेक्शन में क्या कहना चाह रहे हो? ए वाले में क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन? भाई साहब ऐसे मत बोला करो यार, पहले केस में ए वाले में, ए वाले में ये एक मिनट बजा, आपके मैसेज ही पढ़ रहा हूँ, चिंता न करना भाई, आप ही लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। रानी ने कहा अट्रैक्शन, बाकी सब कह रहे हैं रिपल्सन, रिचा ने कहा है रिपल्सन। भाई साहब भूल जाते हो यार, बिल्कुल भूल जाते हो। देखो ऐसे याद रखना, सेम डायरेक्शन मतलब सेम माइंडसेट, सेम गोल, सेम मस्ती, जहां सेम सेम मिल जाए वहां पे हो जाती है अट्रैक्शन भाई साहब। सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने जैसे ही दोस्तों बनाते हो, आप कैसे किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो? जो आपके जैसा ही हो, जो आपके जैसा ही मस्तीखोर हो, हाँ या ना बोलो।
और अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्सन, जहां अपोजिट लोग आ जाए, हम कहते तू दफा हो जा वहां, तो तू दफा हो जा, है ना। मान लो आप हो खुराफाती, कोई बिल्कुल चुप चांद शांत वाला बंदा, तो आपको पसंद नहीं आएगा, और शांत वाले बंदे को आप पसंद नहीं आओगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिपल्सन और सेम डायरेक्शन में होता है अट्रैक्शन। इतनी सी बात है डायरेक्शंस के, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। बाकी फोर्स का फॉर्मूला सेम लगेगा, सिंपल सी बात है। कोई पूछना चाहता है कैसे आता है ये, तो मैं वो बता सकता हूं, बाकी आप याद करना चाहो तो याद कर लो। और दूसरे वाले में रिपल्सन, ठीक है, माफ किया, भूल गए थे, माफ किया मैंने आपको, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों इसी पे अब मैं, अगर आप इसमें आगे कुछ नहीं पूछ रहे हो तो मैं आपको दूंगा एक न्यूमेरिकल। लेट्स सी कि कितने बच्चे न्यूमेरिकल जल्दी से परफेक्टली सॉल्व कर देते हैं। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 1, टेक योर कॉपी एंड पेन, लेट्स गेट रेडी। हाई स्पीड में आंसर निकालना भाई साहब, हाई स्पीड में, ठीक है। क्वेश्चन इज टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, हैविंग करंट्स 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। ये रहा 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर in opposite direction, opposite directions, then find force on a small segment, force on a small segment of length 20 centimeter। चलो बच्चों, एक चीज और पूछी दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज इज D इजिकल टू, में दे रखा है मैंने आपको पूरे 10 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं दूंगा, रुक जाओ भाई, चीटिंग नहीं, मिटा दूंगा मैं, रुक जाओ, 2 मीटर दूंगा मैं आपको, 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स इज 2 मीटर्स। चलो भाई साहब फाइंड करो, लेट्स सी कि कौन सबसे पहले और सटीक सही आंसर निकाल के देता है। गो अहेड। टीना कह रही है जल्दी जल्दी कर दूंगी मैं। प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु याद आ गए भाई, जे नीट जे वाले बच्चों को जो मैंने नीट में पढ़ाया था, नीट वाले बैचेस में, हाँ हाँ प्रियांशु याद आ गया, स्मार्ट बॉय, अब याद आया मैं यार। वो कौन था, शिवांग था वो बंदा जिसकी बॉडी बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी, है ना। प्रियांशु आई गॉट यू मैन, आई गॉट यू। आप, प्रियांशु है चला गया यहाँ से, चलो प्रियांशु अगर सुन रहे हो तो बताओ कौन सा कॉलेज मिला, कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में हो। बच्चों ये प्रियांशु बच्चा था, एकदम स्मार्ट ही बच्चा भाई, भाई साहब। मुदस्सिर का आंसर निकल गया, लिनस का आंसर निकल गया, शिवम का आंसर निकल गया, 160 इंटू 10⁻⁻7 बता रहा है शिवम, और मुदस्सिर भी 16 इंटू 10⁻8 बता रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों बच्चों ने सेम आंसर बताया इंडायरेक्टली। 160 इंटू 10⁻9 बता रही है अदीबा। पावर में थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जिन बच्चों से हो गया वेल एंड गुड है, कहीं न्यूमेरिकल में फंस जाओ तो देख लेना कि कहाँ पे फंसे हो आप, मैं सॉल्व कर देता हूँ बाकी, ठीक है। आ जाओ, सॉल्यूशन। तो गिवन लिख दे रहा हूं मैं, आदत डाल लो भाई। I1 है 2 एम्पियर, I2 है 4 एम्पियर, डिस्टेंस है 2 मीटर, और लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों ने तो यहीं पे गलती करी होगी, मीटर में कन्वर्ट नहीं करके।
फिर दूसरा पार्ट, यहीं पे मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, एफ इजिकल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1I2 L/D होता है फॉर्मूला। इसको पुट किया यहाँ पे और आंसर निकालना स्टार्ट किया। फोर्स एफ इजिकल टू में मिनट अपन में 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ पुट कर दो। इस पूरे को हटा के बच्चा 10⁻⁷ लिख देते हैं हम। फिर 2 I1 इज 2 I2 इज 4, लेंथ लेंथ दे रखा है बच्चों 20 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, 12th क्लास में हो ऐसा यूनिट में ही काम करोगे आप। अपॉन में डिस्टेंस था, डिस्टेंस वाज 2 मीटर। तो देखो एक 2 से एक 2 तो कट गया भाई, सीधे सीधे है ना। ये 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 यानी कि 160 आ जाएगा ये। और पावर्स देखी जाए तो 10⁻⁹ आ रहा है न्यूटन में फोर्स, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है बच्चा, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन ऐसे कर, ठीक। ये हो गया हमारा फोर्स। ये आंसर किस किस का सही है मैं बता दे रहा हूँ। आंसर सही है बच्चों, मुदस्सिर का आंसर सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। अदीबा का सही है, रानी का सही है, नैना का भी सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात, रिपल्सन होगा, बिल्कुल सही है। अर्शदीप का भी बिल्कुल सही है, शिवम का भी बिल्कुल सही है, ठीक, वेरी गुड। मजा आया, समझ में आया। और फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलता तो एल देता ही नहीं मैं आपको, है ना। इस टाइप से बेसिक सा न्यूमेरिकल था, सॉल्व कर दिया करो आप सब। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। लगता है बच्चा मेरा चला गया प्रियांशु, ठीक है मैं इस बच्चों को बाद में बात कर लूंगा, है ना। आ जाओ गाँव वालों, मैं खेल रहा था, दूसरा क्वेश्चन करना है अब। तो भाई साहब 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, 3 क्वेश्चन कर लिया, डेरिवेशन भी हो गया ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पे बड़ा सा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, द फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर। एक फिगर है जिसमें सीरीज एलसीआर दे रखा है, जिसमें एल की वैल्यू दे रखी है 5, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दे रखा है 40, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा विच डिराइव द सर्किट एट रेजोनेंस, यानी कि ओमेगा आर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में रूट एलसी का फॉर्मूला सुना होगा आपने, एलसी मतलब हम, समझ रहे हो। और द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट का जो फॉर्मूला होता है वो E/Z होता है बच्चों, लेकिन Z इजिकल टू में R हो जाता है, तो E/R कर दोगे। मैं चलो समझा देता हूँ, क्वेश्चन इजी सा है, बहुत इजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ये सीरीज एलसीआर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुनो देखो, अगर आपको गिवन दिख रहा हो सब कुछ, तो आपसे बोला गया है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है कितनी, वोल्टेज दे रखा है, तो ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है मेरे से कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। देखो बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ओमेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा। और ओमेगा जो कि रेजोनेंस पे ले आए, तो एलसीआर सर्किट में ओमेगा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जहां एलसीआर सर्किट सुनो, भैया को याद कर लेना, एलसी को याद कर लेना भाई, 1 अपॉन में रूट एलसी ऐसे करके। तो 1 का ओमेगा का ओमेगा लिखूंगा मैं, 1 का 1 लिखूंगा बच्चा, और रूट का एल की जगह में एल की वैल्यू जो कि दे रखी है 5 हेनरी, 5 हेनरी होता है वो, तो सिर्फ 5 लिखूंगा। और सी की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफैरेड, तो सिर्फ 80 मत लिखना, माइक्रोफैरेड भी आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 का 1 आएगा 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻6 और रूट में निकल जाएगा, है ना। पावर बाहर निकाल दो भाई, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 बाहर निकल जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो और 4 में से 2, आधा आधा बाहर निकलता ना। और 10⁻⁻6 था तो 10⁻⁻3 बाहर निकल जाएगा। 10⁻⁻3 को ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻+3 हो जाएगा, अपॉन में 20 रहेगा। 10⁻+3 मतलब होता है एक के पीछे 3 जीरो, 20 खाटा पीटा 50 रेडियन पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा भाई साहब, निकल गया आंसर। 50 रेडियन पर सेकेंड, लिनस का निकल गया, नैना का निकल गया,
अदीबा का निकल गया रूट एल सी का। सर रूट एल सी का मन क्या होता है? निखिल यार एल की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, चिंता क्या कर रहा हूँ। निखिल का निकल गया, मुदस्सिर का निकल गया, रानी का निकल गया। बॉयज भाई साहब आ गए, अच्छा लग रहा है बॉयज को देख के। कुणाल यादव का भी निकल गया, चलो माफ किया, माफ किया मुदस्सिर, माफ किया। अदीबा का भी निकल गया भाई साहब। गर्ल चाइल्ड एट द पीक, लड़ाई करो भाई साहब, लड़कों को जीतने दोगे बताओ? गर्ल चाइल्ड पूरी कोशिश करना भाई, लड़कों को जीतने ना दो, और लड़कियों को मत जीतने देना भाई साहब। भीषण लड़ाई करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई वड़ाई करे तो पढ़ाई लिखाई में करो, है ना। क्वेश्चन, द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। भाई साहब जब वो कह रहे हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस देखो मैं आपको बता ही दूं, रेजोनेंस का मतलब ही होता है तीन चीजें, आपके दिमाग में आना चाहिए। जहां क्वेश्चन में रेजोनेंस बोला, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सएल इजकल टू में एक्ससी होगा। दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो जेड है वो आर के बराबर हो जाएगा। और उसी वक्त आप जो है दो फॉर्मूले याद कर लोगे, ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC, है ना। ये तीन चीजें तो आपको तुरंत तुरंत याद आनी चाहिए जहां पे उसने रेजोनेंस कह दिया। अब आपको करंट निकालना है तो आ जाओ भाई, निकाल देते हैं करंट। नीचे करके थोड़ा सा करंट यही निकाल देंगे, ठीक है। ये तो मेरा वो जगह ही नहीं बच रही भाई, कहाँ निकालू करंट में, ये तो मूव ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यही निकाल देता हूँ करंट, यही देखो भाई, मैं यहाँ करंट निकालने जा रहा हूँ, जगह ना हो मेरे पास, समझ जाना आप, ठीक है। करंट इजिकल टू में वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब इम्पिडेंस होता है जेड। वैसे तो जेड लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस कह रखा है तो ई बाई आर ले लेंगे, क्योंकि जेड आर के बराबर होगा इस केस में। रेजोनेंस में हमेशा सिर्फ रेजिस्टेंस लेना, वरना बाकी टाइम जेड निकालना पड़ता है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, भूल तो नहीं गए? जेड इजिकल टू में बड़ा सा फॉर्मूला पड़ा होगा, अंडर रूट R² प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है अगर रेजोनेंस ना हो तो। फिर एक्सएल निकालो यहाँ से, फिर एक्ससी निकालो, और फिर सबको पुट पाड़ करके जेड निकालो, फिर निकालो। तो वो क्वेश्चन तो है ही नहीं है। रेजोनेंस कह दिया, रेजोनेंस मतलब ये नहीं लेना है आपको, सिर्फ जेड इजिकल टू में आर ले लेना है। इसलिए मैंने आपको बताया रेजोनेंस आया तो मैक्सिमम तीन केस आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि एक्सएल इजिकल टू एक्ससी होगा, जेड इजिकल टू आर होगा, ओमेगा का फॉर्मूला ये होगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखो 40 दे रखी है, तो 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटेगा, इसको काटोगे तो 12 और कितने 6 24, 6 4 24 होता है, 6 एम्पियर करंट आ जाएगा, ऐसे करके सिंपल सा। लेट्स सी किस किस का आंसर, ओह माय गॉड पूरी दुनिया ने निकाल दिया भाई साहब। मुदस्सिर का आंसर निकल गो, रानी का आंसर निकल गो, निखिल का निकल गो, कुणाल का निकल गो, निखिल का निकल गो, नैना अग्रवाल का निकल गो, अदीबा का निकल गो, लिनस का निकल गो। वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात। लड़ाई टक्कर की बराबर की चल रही है भाई, बराबर की टक्कर चल रही है, बराबर की। लक्ष्य का निकल गया, निखिल का निकल गया, लक्ष्य का निकल गया, मुदस्सिर का निकल गया। ये हुई ना बात, मजा आ गो मजा। हो रहा रिवीजन, बताओ हो रही है पढ़ाई? कौन कह रहा है पढ़ाई नहीं हो रही? तो मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। मैंने टेलीग्राम पे इसके सारे नोट्स, ये वाले नोट्स नहीं आएंगे टेलीग्राम पे, भूल जाना भाई। चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा। तो टेलीग्राम पे ये नोट्स भी मिल जाएंगे, इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो पे तो नहीं दिखेगा। चलो, और बाकी लोगों को भी बता दो यार, बाकी अपने अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करवा लिया करो, सबको बोल दो कि ना लाइक हो पढ़ लो। बताओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सबके लिए। आ जाओ, तीसरा पार्ट भी पूछा गया इसी में, खुश हो रहे थे हम लोग, बताओ। तीसरा पार्ट, द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। ओहो माय गॉड, क्या पूछ लिया इन्होंने? आरएमएस वोल्टेज, वोल्टेज पूछा है, वी आर एम एस, जिसका फॉर्मूला आई। अब कैपेसिटर के लिए पूछा गया है, कैपेसिटर के लिए तो आई एक्ससी होगा, एक्ससी। देखो अगर उसने वोल्टेज पूछा कैपेसिटर के लिए तो एक्ससी लूंगा, कैपेसिटर पूछा इंडक्टर के लिए पूछा होता, इंडक्टर के लिए वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोला होता मुझे, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए मैं फॉर्मूला लिखता वी इजकल टू, मैं आई तो सेम लिखता, एक्स एल लिखता। ऊपर में कैपेसिटर है तो एक्ससी, नीचे इंडक्टर है तो एक्सएल, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बोलता है, रजिस्टर, रजिस्टर तब लिखता मैं वोल्टेज वी इजकल टू में आई आर। समझ रहे हो? जिसके पूछा रजिस्टर के क्रॉस तो आई आर, इंडक्टर के क्रॉस तो आई एक्सएल, और कैपेसिटर के क्रॉस तो आई एक्ससी। यहाँ पे लिखा है, सॉल्व कर दो भाई साहब, क्या दिक्कत है। वी आर एम एस इजकल टू में आई आर एम एस, अभी आपने 6 निकाला ही था, और एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। लगा दो, तो मैं लिख दूंगा 6 का 6,
1 का 1, 2 का 2, पाई का पाई, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी क्वेश्चन में, रुक जाओ 1 मिनट देखते हैं, मुद्दे से ऊपर चल के देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए इनको। यार बिल्कुल ही बदतमीज है, भंडा आदमी है क्या ये लोग? फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं कहीं, और फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो निकालनी पड़ेगी। यार बिल्कुल बदतमीज आदमी, बताओ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी ना दे तो भाई निकालनी पड़ती है। आ जाओ, क्वेश्चन लेंदी कर दिया फालतू खामा खा में। देखो आपने ओमेगा निकाला था, ओमेगा का ही फॉर्मूला 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी होता है, सुना था कभी ना कभी ये फॉर्मूला? अभी अभी आपने ओमेगा निकाला था, ओमेगा निकला था 50, तो ओमेगा को हटा के 50 लिख दो, 2 पाई लिख दो, इंटू में एफ लिख दो। तो अब 2 पाई जहाँ मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो डिवाइड में, तो 50 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 25 अपॉन में पाई कट जाएगा ना, ये 25 बचेगा, तो 25 अपॉन में पाई हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। आ जाओ भाई, बदतमीज आदमी कहीं के। तो 2 का 2, पाई का पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह में लिखूंगा 25 अपॉन में पाई। हमको हमको देख रहे, हमसे चालाकी चल रही है इनकी। और सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड था, तो 10 की पावर -6, पाई से पाई कट जाएगा, 2 इंटू में 20, 50 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा गुचुर मुचुर हो गया देख लेना। वोल्टेज इज इक्वल टू में 6 इंटू में 1, ऊपर में 6 रहेगा, नीचे में 25 इंटू में 2, 50 हो जाएगा, और इंटू में 80, और 10 की पावर -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा। कट्टिस कट्टिस खेल लो, खुद ही आंसर निकाल लो, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। मैं जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ। इसको काट दूंगा 3 से, इसको काट दूंगा 4 से, 1 0 2 0, ऊपर जाके माइनस कर दूंगा, 4 बचेगा। 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 20, तो ये आ जाएगा 3/2, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये रहा, यानी कि इनडायरेक्टली 1500 वोल्ट आएगा आंसर। बताओ किस किस का आया 1500 वोल्ट? जल्दी से बताओ किस किस का आया 1500 वोल्ट? भाई साहब, बायो की मस्त हो रही है पढ़ाई, बी ऑनेस्टी। हाँ तो मैं कहा मना कर रहा हूँ? मैंने मना करो, बताओ। बायो अच्छा सब्जेक्ट है यार, लेकिन आसान सब्जेक्ट भी तो है बायो। फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, मैं नहीं मान रहा। अर्शदीप आ गया भैया, ठीक है। निखिल का आ गया, लक्स का आ गया, वेरी गुड। देख रहे हो, मुदस्सिर का अभी तक नहीं आया, और कर लो बायो की पढ़ाई। मुदस्सिर का अब आया 1500 वोल्ट। मजा आ रहा, मजा बताओ। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा भाई साहब, है ना? देखो फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो कैसे दिमाग लगाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो निकाल लेंगे। ओमेगा निकाला ही था हमने, 2 पाई एफ से निकाल लेंगे भाई साहब। यही होता है, जितनी बार आप सुनोगे समझोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग काम करेगा। ऋचा का कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब। ठीक है, 1500 वोल्ट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10:30 बजे तक की क्लास लेंगे बस। आप सबने आज क्या क्या रिवाइज किया बताओ मेरे को। सबसे पहले आपने वो लेंज लो वाला क्वेश्चन देखा है ना। दूसरा आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन आई, उसके फॉर्मूले देखे आपने। फिर तीसरा, उसके बाद तीसरा क्या कहते हैं हमने, तीसरा एक बार देख ले जल्दी से। आ जाओ, रिवीजन भी तो करना चाहिए ना। पहला आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें लेंज लो लगता है सेम डायरेक्शन में, मतलब करंट इंक्रीजिंग होगा तो अपोज करेगा, डिक्रीजिंग होगा तो सेम डायरेक्शन में बनाएगा, और नहीं तो कांस्टेंट होगा तो जीरो। डेराइव एन एक्सप्रेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी लिखा था। फिर उसके नीचे वो पैरेलल वायर आया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, है ना। सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्सन। उसके बाद आपने सीरीज एलसीआर के क्वेश्चन देखे, रेजोनेंस का कंडीशन समझा, और फिर वोल्टेज निकालना सीखा कि कैपेसिटर के बोले तो आई एक्स सी, इंडक्टर का बोले तो आई एक्स एल, और रजिस्टर का बोले तो आई एक्स आर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। और कोशिश करेंगे कल भी हम एक लाइव क्लास ले लें, क्योंकि दशहरा है तो कल शाम की बच्चों छुट्टी होगी, कल शाम में कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको पहले बता दूंगा कि लाइव क्लास है या नहीं है। ठीक है, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, टेलीग्राम पे भी मैसेज भेज दूंगा, चिंता मत करो। और टेलीग्राम पे भी मैं मतलब लाइव क्लास के लिंक भेज दिया करूंगा। कम से कम 1 घंटे पहले बता दिया जाएगा आपको कि लाइव क्लास होगी, और हुई भी तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास होगी। ठीक, सुबह सुबह लेंगे, क्योंकि शाम में तो दशहरा देखने जाओगे रावण जलते हुए। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th को मर्ज किया जाता है। ठीक, आ जाओ, सुनते रहना ध्यान से।
क्वेश्चन कह रहा है मुदस्सिर कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स पी एंड क्यू, देखो दो वायर्स हैं पी और क्यू, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, हमारा धरा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों का रेडियस आर है, दोनों में करंट आई है, दोनों में बराबर करंट है, दोनों को बराबर रेडियस है, kept in perpendicular to each other or having common center in the figure. Find magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. ये जो दो coils बना रखे हैं इन्होंने ऐसे करके, ये वाला coil और ये वाला coil, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों में करंट सेम है, तो बताओ यहाँ जो सेंटर है, सेंटर पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए ले चलता हूँ। सर टेलीग्राम चैनल का नेम बता दो। टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है यार, मैं अभी लिंक देता हूँ, रुक जाओ, अभी लिंक दूंगा। ये क्वेश्चन छोड़ के बाद में करेंगे क्वेश्चन, भाई पहले मैं इस बच्चे को लिंक दूंगा, नहीं पहले क्वेश्चन करेंगे। निखिल मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, अभी अभी निखिल बच्चा अभी टेलीग्राम का लिंक भिजवाता हूँ मैं, ठीक है। कोई टेलीग्राम का लिंक शेयर कर सकता है तो बच्चों प्लीज कर दो। टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर पे क्लिक करो, लिंक आ रहा होगा, लिंक कमेंट कर दो जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक है दीवा, वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ कमेंट कर देना प्लीज, बच्चों को मिल जाएगा। आ जाओ, मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बता दे रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दो कॉइल है, ऐसे करके एक कॉइल, ऐसे करके दूसरा कॉइल, ठीक है। ये कॉइल थोड़ा गंदा सा बन गया, ऐसे करके दूसरा सा कॉइल। अब दोनों कॉइल में करंट बराबर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, दोनों का रेडियस आर आर है, तो रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या बच्चों कि जो हॉरिजॉन्टल वायर है ये वाला, तो इसमें राइट हैंड लगाओ, करंट ऐसे करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अंगूठा आपको ऊपर की तरफ आ रहा होगा, राइट हैंड की मदद से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का। तो राइट हैंड में जिधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर वायर में, चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, चारों उंगलियों को, 4 फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को मैंने करंट की डायरेक्शन में ऐसे करके घुमाया, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऊपर की तरफ आएगा, इसको हम कह देंगे बी, ठीक है। इस बी को कैसे निकालोगे, तो आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मैं बता देता हूँ, म्यू बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, या तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या फिर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर ले सकते हो आप सीधे सीधे, मैं तो जो बुक बच्चों ने पढ़ा होता है वही बता देना, रुक जाओ, म्यू नॉट आई, एक मिनट, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होता है एट सेंटर पे बच्चों ने, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है। अब जो दूसरा है, अब मैं पहला तो हो गया हॉरिजॉन्टल वाला वायर, उसकी वजह से समझ में आ गया भैया ऊपर की तरफ होगा। अब मुदस्सिर ये जो वर्टिकल वाला वायर है जिसको मैंने अभी अभी पीला कर दिया ऐसे करके, येलो कर दिया, तो इसकी वजह से देखो, तो अब जो करंट है राइट हैंड उठाओ, अब जो करंट है वो ऐसे करके घूम रहा होगा, तो अंगूठा आपका राइट साइड में आएगा, राइट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड मत उठा लेना, करंट की डायरेक्शन में पहले करंट अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ, तो अंगूठा आएगा आपके राइट के साइड, यानी कि जो वर्टिकल वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस साइड आएगा, वो भी कितना होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, करंट सेम रेडियस सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम ही होगा, B1 B2 थोड़ी ना होगा, दोनों में बराबर होगा। हाँ अगर वो करंट चेंज कर देते तो B1 B2 आता, मैं अभी आपको इसका न्यूमेरिकल भी दूंगा, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही होता है, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता है, एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर आता है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। अब मुझे बताओ, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहाँ आएगा बताओ, रिजल्टेंट बीच में, बीच में आएगा ना ऐसे करके, बीच में आएगा बी नेट, और बी नेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस में 2 B1 B2 cos थीटा, लग गया क्लास 11th क्लास, समझ रहे हो। अब निकाल दो भाई, बी नेट का बी नेट, B1 B2 दोनों बराबर है बी के बराबर, तो मैं लिख दूंगा बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2BB cos 90 है, cos 90 कितना होता है 0, जिसकी वजह से ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो बी नेट इजकल टू में बी स्क्वायर कितना होगा 2B स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में से रूट में से बी बाहर निकल जाएगा, तो B√2, और बी की वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूला, ये रहा बी का फॉर्मूला, तो लास्ट में पुट कर दो, बस इतना सा काम करना। तो बताओ, इजी सा क्वेश्चन, फिजिक्स ही आसान है भाई साहब, मैं पढ़ा हूँ फिजिक्स आसान ना बने, आज तक ऐसा हुआ है बताओ।
बी की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू में √2, ये रहा बी नेट का फॉर्मूला भैया, ये रहा फाइनल आंसर। अब मैं इस पे आपको कराऊंगा एक न्यूमेरिकल √2b, बिल्कुल सही, इजी इजी कर दिया, मुदस्सिर ने कर दिया। अच्छा आ जाओ एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों इसी पे, एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको यहीं पे। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना, जिसमें आपने थ्योरेटिकल फॉर्म में निकाला। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म बना के देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 के तौर पे। चलो करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस बार देखो मैं करंट को चेंज करने जा रहा हूँ, तो B1 B2 अलग अलग होगा, ठीक है। ये रहा एक कॉइल और दूसरा कॉइल ब्लू कलर का करते हैं इस बार। ये रहा दूसरा कॉइल, ठीक है। अब मैंने कहा कि ब्लू वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है ऐसे करके, और वो है 2 एम्पियर, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट वाला वायर है बच्चों, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है, लेट सपोज कि ये है 6 एम्पियर। दोनों का रेडियस बराबर है। इफ बोथ हैज इक्वल रेडियस ऑफ, इफ बोथ हैज इक्वल रेडियस ऑफ 2 मीटर, then find magnetic field at center. B net at center। चलो भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ, इस जगह बीचों बीच। फिर से वही करना है, सफेद वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, ब्लू वाले की वजह से राइट में आएगा। सीधे सीधे कर दो जल्दी से, एक का B1 ले लो, एक का B2 ले लो। फॉर्मूला ये रहा, B1 B2 इस फॉर्मूले से निकाल लो, फिर वेक्टर वाले फॉर्म इस वाले में आके पुट कर दो, आंसर निकाल के बताओ। मैं पूरे 2 मिनट देता हूँ आपको, अगर आप में से किसी ने सही आंसर निकाल दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। क्या करो भैया, आज चॉकलेट नहीं बांटोगे भैया, पहले पिछले 9 बच्चों को चॉकलेट दे दूं मैं। लास्ट क्लास में 9 बच्चों ने चॉकलेट जीता था, उन बच्चों को चॉकलेट मिलेगा भाई साहब। जल्दी से करके दिखा दो, है कोई जिसने आंसर निकाल दो भाई साहब। मैं भी सॉल्व कर देता हूँ बगल में, ठीक है। बहुत सिंपल सा याद रखना, हमेशा इस टाइप का होता है। सफेद वाले की वजह से B1 कह रहा हूँ जो कि ऊपर की तरफ आएगा, और ब्लू वाले की वजह से मैं B2 कह रहा हूँ जो कि इधर की तरफ आएगा। और पहले मैं B1 निकालूंगा, तो B1 इजकल टू में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। म्यू नॉट की वैल्यू देखो, म्यू नॉट पर 4 पाई तो है नहीं, तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों, कोई बच्चा कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। मिनट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। लेकिन अगर सिर्फ मिनट लिखना पड़े तो 4 पाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मिनट इजकल टू में 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। तो मैंने यहाँ पे मिनट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ लिख दिया। पहले वाला B1 मतलब 6 एम्पियर वाला, तो करंट है 6 एम्पियर अपॉन में 2, और आर कितना है, आर मैंने दोनों का 2 मीटर दे रखा है। 2 और 2 4 हो गए, तो 4 से 4 कटे गया, 6 पाई इंटू 10⁻⁷ आया B1 टेस्ला में। B1 निकल गया, ऐसे करके B2 निकाल लो। B2 ब्लू कलर से निकालेंगे, हम तो ब्लू कलर से ही निकालेंगे B2। चलो B2 निकाल रहे हैं भाई, फिर से फॉर्मूला वही है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एस मैंने लिख दिया ऊपर में। करंट है दूसरे वाले में, करंट कितना है ब्लू वाले में 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में आर की जगह में उसका भी 2 ही मीटर है, तो 2 से 2 फिर से कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अब बी नेट निकालना है, तो फिर से वही बी नेट का फॉर्मूला लगा दो भाई साहब। बी नेट इजकल टू में रूट, येलो कलर से करेंगे इसको, रुक जाओ, कलर चेंज करते रहेंगे भाई साहब, मेरे पास मल्टीपल कलर है, आपकी तरह ब्लू ब्लैक में काम नहीं करता मैं। बी नेट इजकल टू में B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस में 2B1 B2, और एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच में, तो B1 B2 cos 90 होता है बच्चों 0, तो ये पूरा टर्म हमेशा 0 ही हो जाएगा। तो रूट का B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर सॉल्व करना है। चलो कर देते हैं। अब जिस बच्चे ने सीधे सीधे मैंने बताया था लेट कर लिया करो, और नहीं समझ में आया लेट तो सीधे सीधे पुट कर दिया करो भाई। लेट करना आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं लेट करना आता तो सीधे सीधे पुट कर दो। एक का 6.10⁻⁷ आ रखा है, एक का 2.10⁻⁷ आ रहा है। जिन बच्चों को लेट करना आता है लेट कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास देख के करना पड़ता है ना, कौन सी क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से काम करते हैं भाई। बी नेट इजकल टू में
अब मैं लेट करना अभी सिखाऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। b1 का स्क्वायर, b1 मतलब 6 पाई 10 की पावर माइनस 7, ये रहा ऊपर वाला। तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर 10 की पावर माइनस 7 का माइनस 14 हो जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा b2 ये रहा भाई 4, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 14। अब जोड़ जाड़ दो दोनों को, 10 की पावर माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये जुड़ जाएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर और 36 पाई स्क्वायर, 4 और 36 40 पाई स्क्वायर और 10 की पावर माइनस 14 कॉमन आ गया दोनों में से। अब निकाल दो आंसर, बी नेट इजकल टू में, बी नेट इजकल टू में 40 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, पाई स्क्वायर में से पाई बाहर निकल जाएगा। और देखो इसलिए कहते हैं लेट कर लिया करो, लेट करने पर ना आसान हो जाता है। एक को मैं इसको मैं लेट करता बी, तो इसको मैं लेट कर लेता 3b, है ना, 3 गुना है। और फिर b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर करता। अब यहाँ पे ये फंस गया ना, 10 की पावर माइनस 7 14, देखो 10 की पावर माइनस 14 में से माइनस 7 आधा पावर बाहर निकलता है, और पाई का स्क्वायर था तो उससे पाई बाहर निकल गया, और रूट में 40 फंस गया। अब रूट 40 को एलसीएम लेके सॉल्व करो फिर निकालो, ये ऐसा पंगा पड़ जाता है भाई। या फिर बी रूट 3 भी लेकर कर लिया होता। चलो मैं रूट 40 का निकाल ही देता हूँ। 2 तो 20, 2 तो 10 और 2 तो 5, तो और तो होगा ही नहीं, तो एक 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, 10 फंस जाएगा रूट में। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 और रूट 10, और रूट 10 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 2 पाई इंटू 10 की पावर, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो वरना तो रूट 2 की वैल्यू पुट कर देना, 3.01 के आसपास आती है जहाँ तक मुझे याद है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना। कितने बच्चों का आ गया, मेरा सही आ रहा है b√10, b√10 सही है, जिन जिन बच्चों का b√10 आया वो बिल्कुल सही है, ये रहा b√10, b की वैल्यू था 2.10 के पावर माइनस 7। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो आप, यहाँ तक लिख देना टेस्ला, बस खत्म, टेस्ला, ठीक है, यहीं तक आंसर ड्रॉप कर सकते हो। किस किस का आ गया, मुदस्सिर का आ गया, टीना का आ गया, नैना का आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, रानी का आ गया, मुदस्सिर का भी आ गया, ठीक है ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मजा आया, बताओ इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करवा दी मैंने आपको, है ना। अब जल्दी से थैंक यू बोल लो मेरे को, जल्दी से थैंक यू बोल लो भाई, बताओ इतना कुछ रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। लक्ष्य को भी आ गया, लिंक भी अपडेट कर दिया करो। कौन सा लिंक मुदस्सिर? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अदीबा, मोस्ट वेलकम टीना, अनी, मोस्ट वेलकम। क्या बात कर रहे हो, गोरा नहीं दिख रहा हूं मैं, ये देखो, ओ भाई साहब। मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम, सदा सुखी रहो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, नाम रोशन करो। टेलीग्राम में लिंक कर दूंगा बच्चा, अभी अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, विवेक कुमार सोनी, क्या बात है सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भैया, चरण कहाँ है आपके छूने। ऐसे यहीं से आशीर्वाद देता हूँ भाई, तथास्तु तथास्तु, सदा सुखी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि बच्चों, शुभ रात्रि, बाय लक्स। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास जो कि होगी आपकी कल की जगह परसों, परसों रात में, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अरे विवेक, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, अभी प्रियांशु भी आया था, जेई हो चुका है मेरा, ओ भाई साहब, आया था मेरे पास न्यूज, विवेक और प्रियांशु दोनों बच्चे थे ना। अभी प्रियांशु भी आया था, मैं अचानक से भूल गया, मतलब याद नहीं आया मेरे को, शशांक का याद आ गया था अचानक से। प्रियांशु विवेक, हाँ सर उसने ही लिंक भेजा है, अच्छा
और कैसे हो विवेक? बढ़िया सब? कौन से कॉलेज में? दोनों सेम कॉलेज में हो क्या? यार ऐसे लड़ाई मत करो यार, ऐसे लड़ाई मत करो भाई। विवेक एक काम करना यार, मेरा ना फोन चेंज हुआ बच्चा, प्रियांशु को भी बता देना। और प्लीज अगर मेरा नंबर है आप सबके पास तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करना, बात करेंगे हम। मैं आपसे जरूर बात करूंगा। अच्छी बात है, आप लोग मुझे बता देना कहाँ कहाँ हो, कैसे कैसे हो, क्या सब चल रहा है। ठीक है विवेक, मिलते हैं बच्चा। बाय 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 बाय, लाइव क्लास खत्म कर रहा हूँ, बाय। मैसेज करना बच्चा मेरे को।